हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवी टेक्निकल क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और जो बी बीटेक की जो मेजर टेस्ट सीरीज चल रही थी आरएसएम एसएसबी जेई की, उसके सॉल्यूशन आपके जो मेरे पार्ट के क्वेश्चन है वो 41 to 69 है। अलग अलग पार्ट के क्वेश्चन अलग अलग टीचर्स बना रहे हैं जो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। कुछ वीडियो सॉल्यूशन है, कुछ आपके हैंड रिटन सॉल्यूशन है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 41 to 69। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 जो आपको कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कॉज यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड। देखिए, आपसे कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कॉज यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड। यानी अगर मैं बात करूं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, अगर मैं इसको स्ट्रेन को 1 कर दूं, ठीक है ना, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन जो होता है अपना लीनियर लिमिट में या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट में वो होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यदि आपका ये एप्सिलॉन 1 हो जाएगा तो उस दौरान जो स्ट्रेस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ई के बराबर हो जाएगा, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर हो जाएगा। अपन जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन या विच कॉज यूनिट स्ट्रेन, यानी ये जो 1 कॉज कर रहा है उस दौरान जो स्ट्रेस की इंटेंसिटी आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? ई के बराबर आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहले का जवाब हो जाएगा 41 का जवाब हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। हाँ जी, द मिनिमम अलाउएबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग इन द केस ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। तो आपके पास कोड है, कोड है IS 1904 जो 1986 वाला है। IS 1904 1986 में जो छपा था, ठीक है ना। इसमें आपको जो है पेज नंबर 18 पर, पेज नंबर 18 पर क्लॉज है 17.1.1, क्लॉज जो है 17.1.1। ठीक है, आपको मिल जाएगा कि मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 1.5 है स्लाइडिंग के अगेंस्ट। ठीक है ना, स्लाइडिंग के अगेंस्ट भी और ओवरटर्निंग के अगेंस्ट केस दे रखे हैं उसके अंदर। ठीक है ना, क्या जब आप डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड और आप जो लेटरल आपका अर्थ प्रेशर है, ठीक है ना, ये सब कंसीडर करते हैं। डेड लोड, लाइव लोड, लेटरल अर्थ प्रेशर विद विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। ठीक है ना, या तो विंड लोड हो या अर्थक्वेक लोड हो, उसके साथ कंसीडर करते हैं तो 1.5। जब विंड लोड अर्थक्वेक लोड नहीं लेंगे तो स्लाइडिंग के लिए 1.75 है। तो यहां पे आपका मिनिमम पूछा है, ठीक है ना, तो आपका जवाब आ जाएगा 1.5। और ये क्लॉज नंबर और ये पेज नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। द रेशियो ऑफ रिएक्शन आर ए एंड आर बी, ठीक है ना, द रेशियो ऑफ रिएक्शन आर ए एंड आर बी ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम शॉन इन गिवन फिगर। ठीक है ना, आर ए आर बी का रेशियो बताना है आपको। ठीक है, आर ए आर बी का रेशियो बताना है आपको। तो सबसे पहले बात करूं, ये आपके पास आर ए है और ये आपके पास आर बी है। ठीक है ना, अब आप देखिए मैं बी पर सम ऑफ मूवमेंट जीरो कर रहा हूं, सम ऑफ मूवमेंट जीरो कर रहा हूं बी पर, सम ऑफ मूवमेंट जीरो कर रहा हूं बी पर। क्या आएगा? लोड आर ए डिस्टेंस है 8, लोड आर ए डिस्टेंस है 8 माइनस लोड है 5, डिस्टेंस कितनी हो गई? 6, लोड है 5, डिस्टेंस हो गई 6। यूडीएल, यूडीएल जो है ये अपने सेंटर पॉइंट पे लगेगा, यानी यहां से भी 1 और यहां से भी 1। ठीक है, यहां से भी 1। और ये कितना होगा? जब ये लेंथ से मल्टीप्लाई होगा तब जाकर के ये टोटल लोड बनेगा। तो 2 इंटू 2, तो आप देखो 2 इंटू 2 लोड बना यूडीएल। और इसकी जो बी से डिस्टेंस है वो 3 है, 2 टन पर मीटर है तो 2 मीटर से मल्टीप्लाई हो गई 4 टन का तो लोड बना। और 3 मीटर की डिस्टेंस है बी से, ठीक है ना, 3 मीटर की डिस्टेंस है बी से। ठीक है, माइनस लोड है 3, लोड है 3, डिस्टेंस है 2, इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे हम। यहां से क्या आ जाएगा? आर ए इंटू 8 यहां रहेगा, 5 इंटू 6 30, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और 3 इंटू 2 6। ठीक है ना, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 30 48। आर ए क्या आ जाएगा? 48 डिवाइडेड बाई 8 यानी 6। तो ये जवाब आ गया 6 टन, ये जवाब आ गया 6 टन। अब वर्टिकल लोड का सम जीरो करोगे तो आपके पास क्या आएगा? आर ए अपवार्ड है, आर बी अपवार्ड है, आर ए अपवार्ड है, आर बी अपवार्ड है, 5 डाउनवार्ड है, 3 डाउनवार्ड है और 2 इंटू 2 डाउनवार्ड है, इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये कुल लोड है, आर ए अपवार्ड, आर बी अपवार्ड, 5 जो है डाउनवार्ड है, 2 इंटू 2 भी डाउनवार्ड है और ये 3 भी डाउनवार्ड है। तो यहां से आपके पास आर बी इक्वल टू आ गया, आर बी इक्वल टू आ गया
5 3 8 4 12, 12 माइनस आर ए, 12 माइनस आर ए यानी 12 माइनस 6, इसका मतलब आ गया ये भी 6 टन। तो आर ए और आरबी का जो रेशियो है तो वो आ जाएगा 1, 6 टन डिवाइडेड बाई 6 टन, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये आंसर आ चुका है 1। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम शॉन इन फिगर। देखो ये आपको दिया हुआ है ट्रायंगुलर लोड। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड केस भी है, WL²/12 आता है इसका। चलिए इसको पूरा सॉल्व कर देता हूं मैं। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर देता हूं। देखिए सिमेट्रिसिटी है तो रिएक्शन जो होंगी वो टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी सिमेट्रिसिटी होने के कारण। ठीक है ना, ये पर यूनिट रन में है भाई, पर यूनिट लेंथ का है। सिमेट्रिसिटी है तो अपन बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन है आर ए आर बी, टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2 आप बोल सकते हैं। तो टोटल लोड कितना है, टोटल लोड कितना है भैया, इसका एरिया ही टोटल लोड होगा, 1/2 बेस एल और हाइट है डब्ल्यू, भैया इसका एरिया ही टोटल लोड होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, WL/4, WL/4, आर ए बराबर आर बी बराबर आ गया WL/4। ठीक है ना, ये आपके पास जवाब आ गया है। ठीक है, अब मैं मिड पर मोमेंट लूंगा यहां पर, क्योंकि भाई ये सिमेट्रिक है तो शेयर का साइन भी चेंज बीच में ही होगा, तो मैं यहां पर मोमेंट ले रहा हूं। तो यहां पर मोमेंट क्या आएगा, लोड है आर ए, डिस्टेंस है L/2, लोड है आर ए, डिस्टेंस है L/2, ये जो यूवीएल है 1/2, बेस है L/2, हाइट है W, ये तो हुआ लोड। और यहां से जो इसके सेंट्रॉइड की डिस्टेंस आएगी वो आएगी 1/3 ऑफ बेस, 1/3 ऑफ बेस जो कि है L/6। 1/3 ऑफ बेस कितना L/2 है, तो ये हो जाएगी L/6। तो ये आपके पास आ गया L/6, ये मूवमेंट आया, ये आप सेंटर पॉइंट सी ले लें इसको। ठीक है ना, सेंटर पॉइंट सी ले लें। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी जो आया आर ए इंटू L/2 माइनस 1/2 बेस है L, यहां तक का अपन मूवमेंट देख रहे हैं, बेस है L/2, 1/2 बेस है L/2 और हाइट है W, ये तो हुआ इसका एरिया। ठीक है ना, यूवीएल लोड कब बनेगा, जब इसका एरिया ले लेंगे। और सेंट्रॉइड की डिस्टेंस कितनी है L/6, तो ये L/6 से और मल्टीप्लाई करेंगे। आर ए की वैल्यू रख रहा हूं WL/4 इंटू L/2 माइनस ये आ जाएगा WL²/24, 6 2 12 2 24। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया। तो WL²/8 माइनस WL²/24, एल्शियम ले लोगे 24, एल्शियम ले लोगे 24, यहां से आ गया 3WL², यहां से आ गया WL², तो 2WL²/24 या फिर WL²/12, WL²/12। तो ये आपके पास जवाब आ चुका है, ये आपके पास जवाब आ चुका है। ठीक है, WL²/12। चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। तो ये आपके पास WL²/2, WL²/12, WL²/6, WL²/9√3, तो ये WL²/12 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चन आपके पास होंगे, उस पे भी आप वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हो चीजें जो है आपको। ठीक है, और यहां पर आपको जो है मैं क्वेश्चन दिखाता चल रहा हूं, बताता चल रहा हूं आगे। A cantilever subjected to uniformly distributed load W over its whole length L and a concentrated upward force W at its free end. The deflection of the free end is, कैंटिलीवर है, यूडीएल लग रहा है W पूरी लेंथ पर और एक कंसंट्रेटेड अपवर्ड फोर्स W भी है फ्री एंड पर, तो डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड, फ्री एंड का डिफ्लेक्शन कहां होगा। ठीक है, चलिए इसमें अपन अगले पेज पे देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा बता रहा है कि जो ये पूरा ये जो रहता है ना लोड इंटेंसिटी W इंटू एल, ये हमें कैपिटल W दिया हुआ है। ठीक है ना, ये जो यहां से आएगा ना W इंटू एल, वो कैपिटल W हमें दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी W है। तो आप जानते हो भाई इस लोड के कारण ऊपर की ओर डिफ्लेक्शन होगा WL³ बाई 3I, इस लोड के कारण ऊपर की ओर डिफ्लेक्शन होगा WL³ बाई 3I।
WL³/3I, और इस यूडीएल के कारण होता है WL4/8EI। ये अपवार्ड है, अगर पॉजिटिव अपवार्ड में पॉजिटिव ले रहा हूं, डाउनवार्ड में नेगेटिव ले रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट बचा तो अपवार्ड हो जाएगा भाई, डाउनवार्ड नेगेटिव और अपवार्ड अपन ले रहे हैं पॉजिटिव, तो WL³/3I ऊपर की ओर ले जाएगा और WL4/8EI नीचे की ओर ले आएगा। अब आपको पता है W×L को कैपिटल W रखोगे भाई, W×L को कैपिटल W रखोगे तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा। अब यहां से एलसीएम आ गया 24, इसका तो 8 टाइम्स और इसका 3 टाइम्स, तो जवाब आ गया आपके पास 8 - 3 5 5WL³ अपॉन में 24EI, 5WL³ बटे में 24EI, ये आपके पास जवाब आ चुका है, ठीक है ना। और कहा पॉजिटिव रिजल्ट बचा, पॉजिटिव रिजल्ट बचा इसका मतलब अपवार्ड, पॉजिटिव रिजल्ट बचने का मतलब है अपवार्ड, ठीक है ना। ये आपके पास जवाब हो गया है, तो ये जवाब आ गया 5WL³/24EI अपवार्ड, ठीक है। ये 45 का जवाब हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है। A simply supported rectangular beam 200 mm wide, 400 mm deep, 4 meter long, carrying UDL of 15 kilonewton per meter, ठीक है ना, कैरिंग यूडीएल ऑफ 15 किलोन्यूटन पर मीटर। देखिए अगर क्वेश्चन आपको ये क्लियर ना दिखाई दे रहे हो तो आपके पास ये सारे जो है अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल है आपके पास जो क्वेश्चन है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो क्वेश्चन को। सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम 200 mm वाइड, 400 mm डीप, 4 मीटर लॉन्ग, कैरिंग ए यूडीएल ऑफ 15 किलोन्यूटन पर मीटर, एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ। तो आप जानते हो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, M/Z, ठीक है ना, M/Z। अब आपके पास यहाँ लोड कौन सा है, यूडीएल है, ठीक है ना, लोड कौन सा, यूडीएल है 15 किलोन्यूटन पर मीटर। देखो आपको एक बार दिखा देता हूं, लोड है 15 किलोन्यूटन पर मीटर और लेंथ है 4 मीटर, और बीम कौन सी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एफ मैक्स आएगा, ठीक है ना, जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एफ मैक्स आएगा वो आ जाएगा M/Z, M/Z। M कितना है, WL²/8 है, M कितना है, WL²/8 है, और Z कितना है, BD²/6 है। जो डिवाइड में उसको उल्टा गुणा कर दीजिए तो आपके पास 6WL² डिवाइडेड बाई 8BD²। अब यूनिट आपको दिख रही है न्यूटन और mm है, न्यूटन और mm है, तो 15 किलो न्यूटन पर मीटर को मैं 15 न्यूटन पर mm भी लिख सकता हूं, 15 किलो न्यूटन पर मीटर को 15 न्यूटन पर mm भी लिख सकता हूं, और L है उसको 4000 mm², ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6, B है 200 और D है 400 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इससे काटोगे 400 के स्क्वायर से 4000 के स्क्वायर, जैसे 400 से 4000 तो 10 टाइम्स कर गया, अब दोनों जगह स्क्वायर है तो 10 × 10 ये आपका 100 आ जाएगा, यहां पर 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से 6, ये सॉरी 8 है, 6 नहीं है, ये 8 है, ठीक है ना। और यहां से देखिए आप 15, अब आपके 100 से ये 2 टाइम्स, ठीक है ना, ये आपका कैंसिल हो गया। यहां से आप इसको कर सकते हो 3 टाइम्स कैंसिल, ठीक है ना। 45 डिवाइडेड बाई 8, 45 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 5 जा 40 और 5/8 आपका हो गया 625, तो 5.625, 5.625 आ जाएगा। आप जवाब देख सकते हैं, ठीक है ना। M/Z किया, WL²/8 बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, और Z BD²/6 है, तो इससे आपका आ जाएगा 5.625। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया है 46। अगला क्वेश्चन है 47, 47। A solid shaft is subjected to a torque 200 kg/meter. If it is rotating at 15 revolution per minute, the power transmitted by shaft in kilowatt, kg मीटर में दे रखा है, ठीक है ना। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आ जाएगा 2π/NT डिवाइडेड बाई 6000, किलोवाट में कन्वर्ट करना है, केजी मीटर में दिया है, फॉर्मूला है। आप देवी टेक्निकल क्लासेस के नोट्स भी देख सकते हैं, वहां कन्वर्जन सारे लिखाए हुए हैं, ठीक है ना। तो देवी टेक्निकल क्लासेस के नोट्स में आपको सारे कन्वर्जन ये नोट्स कॉपी में ही लिखाए हुए हैं। एन 15 इंटू टी जो है, टी आपके पास 200 kg मीटर डिवाइडेड बाई 6000,
ठीक है ना, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 15 टू जा 30, 30 टू जा 60, 60 डिवाइडेड बाय 60 ये तो कट जाएगा, पाई रह जाएगा, ओनली ओनली पाई रह जाएगा। तो ये 47 का जवाब आ चुका है। फोर्टी सेवन का हो गया आपका जवाब। 48। देखिए यहां पर है ना, आपको चीजों को पहचानना पड़ेगा, कंफ्यूज कर देता है ये। देखो लिस्ट वन फ्रेम और ट्रस, ये देखो अलग अलग लिख रखा है, फ्रेम और ट्रस अलग अलग लिख रखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर एम है, नंबर ऑफ जॉइंट एन है, ठीक है ना। नंबर ऑफ जॉइंट कहीं कहीं जे से लिया जाता है, कहीं कहीं ये एन से लिया हुआ है, और नंबर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट जो है वो आर है। अब आपको फॉर्मूले की बात बताता हूं। प्लेन फ्रेम, प्लेन फ्रेम है, यहां पर जो आपको देखना है, आपको रिजिड जॉइंट, रिजिड जॉइंट आपको लेना है प्लेन स्ट्रक्चर, रिजिड जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर। स्पेस ट्रस ये लेना है पिन जॉइंट स्पेस स्ट्रक्चर। ये तो रिजिड जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर, ये पिन जॉइंट स्पेस स्ट्रक्चर, और ये लेना है आपका रिजिड जॉइंट स्पेस स्ट्रक्चर, रिजिड जॉइंट स्पेस स्ट्रक्चर, रिजिड जॉइंट स्पेस स्ट्रक्चर। देखो फ्रेम जो है ना यहाँ पे रिजिड के लिए, क्योंकि देखो ट्रस अलग से दे दिया इसने, ये फ्रेम जो है ना रिजिड के लिए, रिजिड जॉइंट के लिए। देखो यहाँ पे पहचानना पड़ेगा हमें कि पिन जॉइंट के लिए उससे ट्रस अलग से लिखा है, तो ये फ्रेम जो है अपन कौन सा लेंगे, रिजिड रिजिड जॉइंट लेंगे, ठीक है। और प्लेन दिया है यानी प्लेन स्ट्रक्चर, और स्पेस दिया यानी स्पेस स्ट्रक्चर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो ट्रस है वो पिन जॉइंट को बता रहा है, और यहाँ जो फ्रेम लिखे हुए हैं वो रिजिड जॉइंट को बता रहा है। फिर आपका प्लेन लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लेन स्ट्रक्चर है, स्पेस लिखा हुआ है, इसका मतलब स्पेस स्ट्रक्चर है। तो आरजेपीएस रिजिड जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर, आपके पास यूट्यूब पर मेरे लेक्चर भी हैं पूरे जो है इसके इनडिटरमिनेसी के, उसमें भी आप देख सकते हो। तो आपका जो होगा रिएक्शन के कारण अननोन आर, मेंबर्स के कारण अननोन हो जाएगा 3m, और जॉइंट के कारण जो आपके पास इक्वेशन आएंगी 3n। तो इसका बस ऐसे लिखा है 3m प्लस आर माइनस 3n, 3m प्लस आर माइनस 3n, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास लिखा हुआ है 3m प्लस आर माइनस 3n, सॉरी 3m प्लस आर माइनस 3n, ये आपको लिखा हुआ है। अगला स्पेस ट्रस, अब ये ट्रस है तो रिएक्शन कारण अननोन आर, मेंबर कारण अननोन m, ठीक है ना, और जो ज्वाइंट की कारण इक्वेशन आएगी 3n, तो भैया इसका स्पेस ट्रस का आ जाएगा m प्लस आर माइनस 3n, ठीक है ना। और इसमें r प्लस 6m माइनस 6n, ठीक है ना, r प्लस 6m माइनस 6n। तो ये आपके पास जवाब आ गया 412, 412। भैया डिटेल में अगर इंडिटरमिनेसी देखनी हो तो मेरे यूट्यूब लेक्चर पे पूरे इंडिटरमिनेसी के लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 412 ये आपके पास जवाब हो चुका है। चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। ये रहा ऑप्शन, आपको मैच कराने थे, ये आ गया 412, ठीक है ना, 412, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 48 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, पिकअप द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर को बताना है। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आरडी क्रॉस के द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आरडी क्रॉस के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। थ्योरम ऑफ थ्री मूवमेंट क्लैप्रेयन के द्वारा दी गई थी, बिल्कुल सही है, थ्योरम ऑफ थ्री मूवमेंट क्लैप्रेयन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। इनकरेक्ट पेयर पहचानना है। रोटेशन कॉन्ट्रीब्यूशन मेथड कानी के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल रोटेशन कॉन्ट्रीब्यूशन मेथड कानी के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आपका कानीज मेथड भी कहा जाता है, रोटेशन कंट्रीब्यूशन मेथड को कानीज मेथड भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मैक्सवेल के द्वारा दी गई थी, नहीं, मैक्सवेल के द्वारा अपन को रेसिप्रोकल थ्योरम वगैरह दी गई थी, ये तो कैसिलियानो पर बेस्ड है, ठीक है ना, ये किस पर बेस्ड है, कैसिलियानो पर है। तो आपका जो है पिकअप द इनकरेक्ट पेयर, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ये तो सब सही है और इनकरेक्ट यही है, और पहचानना में इनकरेक्ट को ही है, तो आंसर आ जाएगा थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है ना, थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 50, if d is the diameter of the fastener, if d is the diameter of the fastener, then according to IS 800 the maximum grip length of fastener is equal to, देखो 5d के बाद तो करेक्शन लगाते हो, ठीक है, लेकिन आपका पेज नंबर 75 IS 800 2007 में साफ साफ लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 10.3.2 कि 8d से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8d से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं ना। If d is the diameter of a fastener, then according to IS 800 the maximum grip length of fastener is equal to 8d से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लॉज नंबर आपको लिख रहा हूं मैं
पेज नंबर 75 पे राइट साइड में मिल जाएगा आपको IS 800 2007 में, ठीक है। और क्लॉज नंबर जो है 10.3.2, 10.3.2 क्लॉज नंबर है 10.3.2, ठीक है। तो इस पे आपको मिल जाएगा ये जवाब, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 50 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 51, 8D इसका जवाब है भैया। क्वेश्चन नंबर 51, the distance measured along one rivet line from the center of rivet on it to the center of the adjoining rivet on the adjacent parallel rivet line। अब इसका मतलब समझना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये जो होती है ना, ये इसको हम स्टैगर्ड पिच कहते हैं, अल्टरनेट पिच कहते हैं, रील्ड पिच कहते हैं। आपको डायग्राम में बनाया हुआ है IS 800 2007 में पेज नंबर 33 पर, पेज 33 पर IS 800 2007। इसको स्टैगर्ड पिच भी कहते हैं, इसको अल्टरनेट पिच भी कहते हैं, इसको रील्ड पिच भी कहते हैं। तो ये आ गया एनी वन ऑफ दीज थ्री। तो ये आपकी जो होगी स्टैगर्ड पिच। और जो ऐसे नापी जाती है ना उसको डायगोनल पिच कहते हैं। ये तो स्टैगर्ड पिच है। और ये जो ऐसे नापी जाती है ना डायगोनल पिच, तो ये यही कह रहा है कि जो एडजेसेंट रिवेट लाइन है, एक रिवेट लाइन ये रही, एक रिवेट लाइन ये रही, एडजेसेंट रिवेट लाइन है, उसके जो रिवेट में आपके रिवेट की जो दूरी है, ठीक है ना, एक रिवेट लाइन के अलोंग, एडजेसेंट लाइन के रिवेट की जो दूरी है एक रिवेट लाइन के अलोंग, तो ये आपकी स्टैगर्ड पिच कहलाती है, ठीक है ना। इसके ये अदर नेम है, अल्टरनेट पिच, रील्ड पिच, ठीक है ना, ये अदर नेम है, ठीक है। तो एनी वन ऑफ दीज थ्री। तो क्वेश्चन 51 का जवाब हो गया एनी वन ऑफ दीज थ्री। क्वेश्चन 52, मिनिमम रेजिस्टेंस फॉर हैंड फ्लेम कट। भैया देखो, अगर आपका ये होता कि मशीन फ्लेम कट, ठीक है ना, मशीन फ्लेम कट और रोल्ड, आपका मशीन फ्लेम कट हो गया, रोल्ड हो गया, प्लेन एजेस हो गया, सॉन हो गया, ये सब होते तो 1.5D0 देते। और शीयर्ड और हैंड फ्लेम कट है तो ये आपका 1.7D0 हो जाएगा। पेज नंबर 52 इसका, सॉरी पेज नंबर आपका जो है 74, ठीक है। आपका पेज नंबर 74 पे लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे नीचे से जो है सेकंड पैराग्राफ है, पेज नंबर 74 IS 800 2007। अगर आप देखोगे नीचे से दूसरा पैराग्राफ है लेफ्ट साइड में। और अगर क्लॉज नंबर जानना चाहते हो तो 10.2.4.2, ठीक है ना, ये इसका क्लॉज नंबर है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो 1.7D0 हैंड फ्लेम कट आ जाए या फिर आ जाए शीयर्ड तो 1.7D0। और अगर यही होता मशीन फ्लेम कट, प्लेन एजेस, सॉन या आपका होता है रोल्ड, तो भैया आपका जवाब होता 1.5D0। तो ध्यान रखना कि आपसे पूछा क्या है, ठीक है ना। और D0 क्या है, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल या रिवेट होल या फास्टनर होल, जो भी है आप उसको ले सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 का जवाब हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, the effective length of a stud double angle opposite of gusset plate of actual length L in a plane perpendicular to the gusset plate will be। ये आरपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। इनमें से कई क्वेश्चन वैसे ऐसे हैं कि आए हुए हैं, कोई एसएससी में, कोई आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो क्लॉज है पेज 48 पर है, क्लॉज नंबर 7.5.2.1, ठीक है ना। आपको पेज 53 पे, सॉरी पेज 48 पे, सॉरी पेज 48 पे क्वेश्चन नंबर है 53। तो पेज 48 IS 800 2007, IS 800 2007, ठीक है ना। क्लॉज का जो नंबर है 8.2.2, क्लॉज है 8.2.2। इसमें आपको साफ साफ मिल जाएगा, क्लॉज नंबर इसका है 8.2.2 नहीं है, सॉरी 7.5.2.1 है, 7.5.2.1 है इसका क्लॉज नंबर, 7.5.2.1 है। क्योंकि 8 पे तो आपका बीम का आ जाएगा क्लॉज, ये आपके कंप्रेशन मेंबर के क्लॉज 7.5.2.1 है। पेज नंबर 48 पे IS 800 2007 में आपका ये क्लॉज है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टड डबल एंगल ऑन अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट ऑफ एक्चुअल लेंथ L इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू दी गसेट प्लेट। तो ये 0.7L to 0.85L, 0.7L to 0.85L, क्लॉज नंबर 7.5.2.1 है और पेज नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 54,
ये है बीम का, ठीक है ना, ये है बीम के लिए। वेल्डेड के लिए तो 0.49 लेते हैं, और जो रोल्ड होता है उसके लिए 0.21 लेते हैं। बीम के लिए जो इंपरफेक्शन फैक्टर लिया जाता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, अल्फा एल टी। ये आपको उस पर मिलेगा पेज नंबर 54 पर 8.2.2, पेज नंबर 54 पर 8.2.2, ठीक है ना, पेज नंबर 54 पर 8.2.2 में क्लॉज है। और IS 800 2007, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां दो ही केस हैं, इसमें दो ही केस हैं, ठीक है ना, कॉलम में 4 केस हैं, इसमें दो ही केस हैं। रोल्ड वाले के लिए तो इंपरफेक्शन फैक्टर ये ले रहा है 0.21, और जो वेल्डेड है उसके लिए ले रहा है 0.49, ठीक है ना। जबकि आपका जो कॉलम है, ठीक है ना, कॉलम के लिए जो लिया हुआ है क्लास A B C D 4 बांटी हुई है, 0.21, 0.34, 0.49, 0.76, वहां पर ये बांटी हुई है, जिसका एक क्वेश्चन आया भी था RSMSS भी जेई में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बीम का है। क्वेश्चन नंबर 55, द कनेक्शन ऑफ वर्टिकल स्टिफनर ऑफ द वेब प्लेट गर्डर आर डिजाइन फॉर। भैया ये जो है, ये आपका पेज नंबर 67 पर कोड है, पेज नंबर 67 पर कोड में है, क्लॉज नंबर 8.7.2.6, पेज नंबर 67 पर है, ठीक है ना। किसके लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है, किसके लिए डिजाइन करते हैं, पेज नंबर 67, IS 800 2007, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लॉज नंबर 8.7.2.6, 8.7.2.6, ये आपके पास क्लॉज नंबर है। ध्यान रखना, यहाँ पे TW वेब की थिकनेस है, और BS जो है आउटस्टैंड विड्थ है स्टिफनर की, दोनों mm में लेंगे, लेकिन जो लोड आएगा वो किलो न्यूटन पर mm में आएगा, ठीक है ना। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कोड के द्वारा दिया हुआ है, फिर से बोल रहा हूं, TW जो है थिकनेस ऑफ वेब है, और BS है आउटस्टैंड विड्थ है स्टिफनर की, और दोनों mm में लेंगे, लेकिन जो लोड आएगा वो किलो न्यूटन पर mm के हिसाब से आएगा, जो आपके पास आता है लोड, ठीक है ना। तो ये आपका शियर फोर्स जो है, कौन सा वाला शियर के लिए डिजाइन करेंगे, कौन से वाले के लिए, TW स्क्वायर बटे में 5BS, TW स्क्वायर बटे में 5BS, क्लॉज नंबर और हिंट आपको दे दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। देखो यहां पर लोग खामखा कंफ्यूज हुए, जैसा कि मुझे महसूस हुआ जिन लोगों ने इसको मार्क किया, ठीक है ना। क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास के लिए कौन गलत बोल रहा है, तो अपन पढ़ते हैं, द नीडल इज ब्रॉड बट इट डज नॉट एक्ट एज एन इंडेक्स। तो ये तो सही है, ठीक है ना। जो प्रिज्मेटिक कंपास की नीडल होती है वो ब्रॉड होती है, ठीक है ना, और वो इंडेक्स की तरह वर्क नहीं करती। जबकि सर्वेयर कंपास की जो नीडल होती है ना, वो एज बार टाइप होती है, और वो इंडेक्स की तरह वर्क करती है। तो ये तो इसके लिए सही है, हमें तो ढूंढना इनकरेक्ट कौन है। अगला, द ग्रेजुएटेड रिंग इज अटैच्ड विद नीडल, ये बात भी सही है, ग्रेजुएटेड जो कार्ड है या ग्रेजुएटेड रिंग है वो किसके साथ है, नीडल के साथ अटैच है। दिस डज नॉट रोटेट अलोंग विद द लाइन ऑफ साइट, ये रोटेट नहीं होती, ये रोटेट नहीं होती, ठीक है ना। किसमें, प्रिज्मेटिक कंपास में, प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग अटैच होती है नीडल से, और नीडल आपको पता है मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ शो करेगी, तो उसके साथ जो रिंग है वो भी वहीं रहेगी जहां है, ठीक है ना। अगला, द रीडिंग आर टेकन डायरेक्टली सीइंग थ्रू द टॉप ऑफ द ग्लास, ये गलत है भैया। टॉप ऑफ द ग्लास से तो सर्वेयर कंपास की रीडिंग देखी जाती है, प्रिज्मेटिक कंपास की नहीं देखी जाती। प्रिज्मेटिक कंपास में तो प्रिज्म के थ्रू हम देखते हैं रीडिंग, ठीक है ना, उसमें इन्वर्टेड होती है रीडिंग और प्रिज्म के थ्रू देखते हैं। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ सी सही है भैया। आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है तो आंसर आ जाएगा ओनली सी, इनकरेक्ट ओनली सी है, तो ये ओनली सी जवाब आ जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 56 जो है ये आपका हो गया है, ठीक है ना, ओनली सी। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, 56 ये, हाँ 56, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, द पोलर एक्सिस ऑफ द अर्थ इज शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल एक्सिस। तो भैया इन दोनों की लेंथ BC पूनमिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 12,713.8 किलोमीटर, 12,713.8 किलोमीटर, ठीक है ना, 12,713.8 किलोमीटर। ये कंफ्यूज क्यों कर दिया लोगों को, इसने भी क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया, क्यों किया बताऊंगा। 12,713.8 किलोमीटर तो जो लेंथ है या डाया है, ये किसके अलॉन्ग है, पोलर के अलॉन्ग है, पोलर एक्सिस के अलॉन्ग है। और 12,756.75, 12,756.75 किलोमीटर, ये BC पूनमिया का डेटा है, ध्यान रखना। डाया है अलोंग इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटर वाली एक्सिस जो है वो लार्जर है,
तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ना वो आता है 42.95। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आता है 42.95 किलोमीटर। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है 42.95 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में बदलोगे तो 42,950 मीटर। तो जवाब है 42,950 मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर में पूछा है, किलोमीटर में नहीं पूछा है। ठीक है ना, तो 42,950 मीटर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58, फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग मिनिमम नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड्स रिक्वायर्ड। देखो, डायरेक्ट रेंजिंग के लिए मिनिमम रेंजिंग रॉड रिक्वायर्ड होती है 3, और इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए मिनिमम रेंजिंग रॉड रहती है रिक्वायर्ड 4। डायरेक्ट रेंजिंग कब करते हैं? जब आपका दोनों जो एंड पॉइंट है वो आपस में विजिबल हो, और जो वो उन दोनों की डिस्टेंस है वो चेन लेंथ या टेप लेंथ से ज्यादा हो, तभी तो बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट एस्टेब्लिश करेंगे, जिसको अपन रेंजिंग कहते हैं। अब इसमें क्या, कोई इंटरवेनिंग ग्राउंड आ गया तो अपन को मिनिमम 4 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना भाई, ये दो मेन पॉइंट है जिनके बीच हमें करनी है ये दो, और ये बीच में दो पॉइंट ऐसे एस्टेब्लिश करेंगे, ये इसको और इसको देख सकता हो, और ऐसे ये इसको और इसको देख सकता हो। तो अपन क्या करते हैं, कन्वर्ज करते जाते हैं, कन्वर्ज करते जाते हैं, ऐसे कन्वर्ज करते जाते हैं। ठीक है, और कन्वर्ज करते करते ये इसको खिसकाते खिसकाते अपन कहा ले जाते हैं, लाइन पे ले जाते हैं। ये आपका तरीका होता है। ठीक है ना, कन्वर्ज करते जाते हैं। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग में मिनिमम रेंजिंग रॉड की संख्या होती है 4, और डायरेक्ट रेंजिंग में जो मिनिमम रेंजिंग रॉड की संख्या होती है वो होती है 3। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 59, to observe an included angle with better accuracy than what is achieved by reading the vernier of theodolite, the method preferred is। देखो, आपको पता है कि थियोडोलाइट का जो सिंपल थियोडोलाइट है, वर्नियर थियोडोलाइट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, उसका लीस्ट काउंट है 20 सेकेंड। अब जब आप मेथड ऑफ रिपीटिशन करते हो तो आप दोनों फेस से रीडिंग लेते हो। ठीक है ना, दोनों फेस से रीडिंग लेते हो, तो आप देखिए दोनों फेस से रीडिंग लेकर के उसका एवरेज करते हो। ठीक है ना, दोनों फेस से रीडिंग लेकर उसका एवरेज करते हो, और हर एक फेस से मिनिमम 3 3 4 4 रीडिंग तो आप लेते ही हैं, तो रीडिंग्स की संख्या बढ़ गई। दोनों वर्नियर की रीडिंग लेकर के इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर के एरर खत्म होती है। अलग अलग भाग की रीडिंग लेकर के जो आपकी ग्रेजुएशन, इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन की एरर है वो खत्म होती है आपकी। ठीक है ना, दोनों फेस की रीडिंग पढ़ करके आप क्या करते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है उसकी एरर को खत्म करते हैं। तो आपकी एरर जो है वो खत्म होती चली जाती है जैसे जैसे आप क्या करते हो, एवरेज करते हो। भाई दोनों वर्नियर की रीडिंग लेके, सेंटिसिटी ऑफ वर्नियर का अलग अलग भाग की रीडिंग लेके जो इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन है उसका खत्म करते हैं। दोनों फेसेस की रीडिंग लेकर के आप जो है कौन सी एरर खत्म करते हैं, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है उसकी एरर खत्म करते हैं। अगर दोनों घुमाव से और कर लें तो बैकलैश की भी एरर खत्म हो जाती है, फ्रिक्शन और बैकलैश की एरर भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये तीन तो आपकी मेन है ही। ठीक है ना, तो आपका जो है बेटर रहता है मेथड ऑफ रिपीटिशन, जो मेथड रहता है बेस्ट इसमें, मेथड ऑफ रिपीटिशन। इसमें क्या है, आप इतना एवरेज करते हो कि रीडिंग बहुत फाइनर हो जाती है, तो इसीलिए जवाब आ जाएगा मेथड ऑफ रिपीटिशन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रिमोट सेंसिंग। देखिए, इनमें से ये सारे ही एग्जाम्पल है रिमोट सेंसिंग के। रिमोट सेंसिंग क्या है, पहला क्वेश्चन तो आता है रिमोट सेंसिंग क्या है। तो ये साइंस या आर्ट है। ठीक है ना, इसमें अपन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि हमारे सामने नहीं है, यानी हम उससे बहुत दूर हैं, वो एरिया से बहुत दूर है, वो एरिया रिमोटली प्लेस्ड है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें आपका जो है, तो रिमोटली जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, वो कई तरीके से होते हैं, जैसे फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएशन से, जिसका एग्जांपल ग्रेविटी का हो गया। अकाउस्टिक वेव डिस्ट्रीब्यूशन का है, जिसका एग्जांपल हो गया बैट्स गाइडेंस सिस्टम हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्ट्रीब्यूशन से है, जिसका एग्जांपल आईज हो गए। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे हैं। ठीक है ना, मतलब हम एक दूर प्लेस पे, दूर के प्लेस का जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और सर्वे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके सारे ह्यूमन आई, बैट्स गाइडेंस सिस्टम, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ठीक है ना, सारे हैं, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 61, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बियरिंग AB इज 150 डिग्री। चलिए पहले AB से बनाते हैं इसको। देखिए, ये AB से बनाते हैं हम इसको, ये AB है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है ना, ये AB, यहाँ पे मैं नॉर्थ बना रहा हूं, ये नॉर्थ बना रहा हूं, ये 150 डिग्री है, 150 डिग्री है।
ये आपका 60 डिग्री है, ये भी आपका 60 डिग्री है, और ये भी आपका 60 डिग्री है, ये ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो तीनों एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे, 60 60 60, तीनों एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे, 60 60 60, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखिए, ये अगर 150 है तो ये 60 जैसे ऐड करोगे, 150 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 210, ठीक है ना। ये भैया मैंने सिस्टम माना है क्लॉकवाइज आपका ट्रैवर्स लेकर के किया है इसको, ठीक है ना। और आपका जो यहां पर आंसर आ जाएगा 210 डिग्री, एसी की पूछी है, बियरिंग ऑफ एसी, तो 210 डिग्री आ जाएगा इसका, ठीक है ना, 210 डिग्री आ जाएगा। Question number 62. A benchmark is reference point, the very first station, the last station where the survey close, point of non elevation। भैया इनमें से बेस्ट जवाब होगा पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, जिसका एलिवेशन नॉन होता है। इस पर आप जनरली क्या करते हैं, स्टाफ रख करके जो रीडिंग लेते हैं बैक साइड, उसकी हेल्प से एचआई निकालते हैं। तो भैया ये आपका मेन कहानी है। बेंचमार्क कौन से होते हैं, पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन होते हैं। कितने टाइप के बेंचमार्क रहते हैं, तो भैया 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, जीटीएस बेंचमार्क जो कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है ना, ज्यादा दूरी पर होते हैं और ये बहुत ज्यादा एक्यूरेटली एस्टैब्लिश किए जाते हैं, प्रीसाइजली और एक्यूरेटली एस्टैब्लिश किए जाते हैं, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। दूसरा है परमानेंट बेंचमार्क, जो कि रेलवे स्टेशन वगैरह पे होते हैं, अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर होते हैं, ठीक है ना, स्टेट पीडब्ल्यूडी के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा, या कहीं कहीं पर आपका सर्वे ऑफ इंडिया भी एस्टैब्लिश कर सकता है। तीसरा आपके होते हैं टेम्परेरी बेंचमार्क। टेम्परेरी बेंचमार्क जो होते हैं, एक दिन का वर्क जहां खत्म होता है, नेक्स्ट दिन का वर्क वहीं से स्टार्ट करना होता है, तो वहां टेम्परेरी बेंचमार्क रखते हैं। और एक होता है आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, छोटे एरिया का सर्वे करना हो, जैसे हम कॉलेज में करते हैं तो 100 मान लेते हैं, तो आर्बिट्रेरी बेंचमार्क वो होते हैं। तो ये 4 टाइप के होते हैं। तो बेंचमार्क कौन सा होता है, पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, ठीक है। तो ये आपका जवाब 62 का हो जाएगा, पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 63। फॉर ए सॉइल सैंपल वेट ऑफ सॉलिड्स इज 1.8 ग्राम and the volume of sample is 1 cc, the water content of the sample if g equal to 2.7 and air content is 46%। तो देखो सबसे पहले तो एयर कंटेंट दिया हुआ है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। एयर कंटेंट दिया हुआ है क्योंकि AC प्लस SR जो होगा, या डिग्री आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन बोलोगे, ये 100% होता है। तो यहां से SR बराबर आ जाएगा 100 माइनस AC, जो कि हो जाएगा 54%, ठीक है ना। वो आपके पास आ जाएगा 54%, यानी अगर इसको डेसिमल में लोगे तो 0.54। दूसरी बात, आपका वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से, आपका चाहे ग्राम में दे रखा है तो आप डेंसिटी निकाल लें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। आप बोल रहे मास बोल रहे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस बात में, ठीक है ना, क्योंकि वेट को अपन ग्राम फोर्स में भी शो करते हैं, ठीक है ना। तो रो डी, ठीक है ना, रो डी आपका क्या आ जाएगा, MS बाई वी से कर लें, 1.8 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपके पास आ गया 1.8 ग्राम पर सीसी। और रो डब्ल्यू जो होता है वो 1 ग्राम पर सीसी आ जाएगा। इसकी हेल्प से अपन क्या निकाल सकते हैं, ई निकाल सकते हैं। ई क्या आएगा, जी रो डब्ल्यू बटे में रो डी माइनस 1, तो ये है 2.7 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.8 माइनस 1। ये आपका 0.9 से ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, यानी 3/2 1.5, 1.5 माइनस 1, तो ये आ गया 0.5। अब मेरे पास जी है, मेरे पास एस है, ठीक है ना, एस या एस आर एक ही बात है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे, सेहतमंद वही है जो वेजिटेरियन है, एस सी बराबर डब्ल्यू जी, ठीक है ना। सेहतमंद वही है जो वेजिटेरियन है, एस सी बराबर डब्ल्यू जी। तो आपके पास यहां से क्या जवाब आ जाएगा, डिग्री ऑफ, आपसे पूछा क्या, वाटर कंटेंट पूछा है, तो एस सी बाई जी, एस सी बाई जी, एस है 0.54, ठीक है ना, ई आ गया 0.5 और जी आ गया 2.7। 0.54 को 0.5 से मल्टीप्लाई करा तो 0.27, 0.27 बटे में 2.7, तो ये हो गया 0.1। तो ये तो आया डेसिमल में, जैसे इसको 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज में, यानी 10%, जवाब हो जाएगा 10%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 63 हो चुका है, जिसका जवाब आ चुका है 10%। क्वेश्चन नंबर 64। फॉर ए वाटर टेबल बिलो ग्राउंड सरफेस ए राइज इन दी वाटर टेबल कॉज। भैया इसमें आपका क्या है कि अगर ग्राउंड सरफेस से नीचे है, वाटर टेबल राइज कर रहा है, तो क्या होगा, चलिए एक बार देखते हैं इसको पूरा डिटेल में, ठीक है ना। एक व्हाइट पेज लेकर के पूरा डिटेल में देखते हैं। पहली स्थिति ये है कि आपके पास जो वाटर है वो 2 मीटर नीचे है, ठीक है ना, 2 मीटर नीचे है ये। और आपके पास यहां पर जो है सैचुरेटेड जो है, गामा सैचुरेटेड ये है आपके पास 20, ठीक है ना। कैलकुलेशन के लिए गामा डब्ल्यू में 10 ले रहा हूं। देखो जब आपके बहुत नियर बाय ऑप्शंस होते हैं ना, तो 9.81 लिया करो गामा डब्ल्यू, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में अगर आप लेते हो तो 9.81 लिया करो। जब
आपके जो है ना ऑप्शंस बहुत करीब हों। और अभी मैं कैलकुलेशन सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं, तो गामा डब्ल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ 2 मीटर और ये भी डेप्थ जो है ये 2 मीटर आ जाएगी, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पर ही मैं गामा जो ले रहा हूँ 19 ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं गामा जो ले रहा हूँ 19 ले रहा हूँ। अगर मैं इस लेयर पे टोटल प्रेशर की बात करूं सिग्मा, ठीक है ना, तो वो कितना हो गया 0। पोर वाटर प्रेशर 0, तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा 0, जो इससे मिलेगा हमें, ठीक है। इस लेयर पे बात करूं, इस पे 2 मीटर डेप्थ पे जब मैं बात करूंगा, 2 मीटर डेप्थ पे बात करूंगा, तो सिग्मा कितना आ जाएगा इसका टोटल वेट 19 इंटू 2, 19 इंटू 2 38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में यूनिट वेट है, ठीक है ना। 38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके सिर पे पानी कितना है 0 है, तो पोर वाटर प्रेशर 0, ठीक है ना भैया। यहां अगर पीजोमीटर भी लगाओगे तो हेड क्या आएगा 0 आएगा, हाइड्रोस्टैटिक केस देख रहे हैं हम, ठीक है ना। सिग्मा बार क्या आ जाएगा सिग्मा माइनस 0 यानी 38 का 38, ये आपका टोटल है पोर वाटर प्रेशर और ये इफेक्टिव स्ट्रेस है, ठीक है ना। इसके सिर पे कितना आएगा टोटल प्रेशर, तो आप कहोगे 19 इंटू 2 38 भी है, 20 इंटू 2 40 भी है, 38 प्लस 40 78, और यू यहाँ कितना आएगा, कैलकुलेशन के लिए 10 ले रहे हैं तो इसके सिर पे 2 मीटर का पानी है, इसके सिर पे 2 मीटर का पानी है, तो यू जो हो जाएगा आप 10 इंटू 2 यानी 20, और सिग्मा बार जो आएगा वो आ जाएगा 78 माइनस 20 यानी 58, 58। अब यही जो है वाटर टेबल राइज कर गई और पहुंच गई ग्राउंड सरफेस तक, ठीक है ना। वाटर टेबल राइज कर गई, पहुंच गई ग्राउंड सरफेस तक, ठीक है। तो भाई यहाँ पे यूनिट वेट बढ़ जाएगा, यूनिट वेट बढ़ जाएगा, यानी ये भी हो गया गामा सैचुरेटेड, और 20 लगभग ये ले रहा हूं 20 ही हो गया, और ये भी गामा सैचुरेटेड 20, ठीक है ना। तो आप देखो यहां पर क्या क्या आएगा भैया, सिग्मा यू और सिग्मा बार तो 0 हो गया फर्स्ट लेयर पे, ये तो 0 हो गया फर्स्ट लेयर पे। सेकंड लेयर पे सिग्मा कितना आएगा 20 इंटू 2 40, यू कितना आएगा 10 इंटू 2, भैया आप 2 मीटर हाइट पर है तो 10 इंटू 2 20, तो यू आपका सिग्मा बार कितना हो गया 20, ठीक है। यहां पे सिग्मा कितना आएगा 20 इंटू 2 20 इंटू 2 यानी 80, 80। यू कितना आएगा 10 इंटू 2 ये भी था, 10 इंटू 2 ये भी है, यानी 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 यानी 40, और 80 माइनस 40 इसका मतलब हो गया 80 माइनस 40 हो गया 40, ठीक है। तो आप देखोगे टोटल स्ट्रेस बढ़ा बट बहुत कम अमाउंट में, टोटल स्ट्रेस बढ़ा, दो केस मैंने बनाए, टोटल स्ट्रेस बढ़ा बट बहुत कम अमाउंट में बढ़ा, ठीक है ना। और इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा, और इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा इसीलिए ही वो आपका क्या हुआ, सॉरी इफेक्टिव स्ट्रेस बोल रहा हूं, गलती से बोल गया, पोर वाटर प्रेशर बढ़ा, ये पोर वाटर प्रेशर है, ये आपका जो है टोटल स्ट्रेस, ये पोर वाटर प्रेशर जिसको न्यूट्रल प्रेशर भी बोलते हैं, और ये आपका हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस। दोबारा बोल रहा हूं, टोटल स्ट्रेस बढ़ा बट बहुत कम, पोर वाटर प्रेशर बढ़ा बहुत ज्यादा, ठीक है बढ़ा, इसीलिए इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो घट गया, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो घट गया, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो घट गया। तो आप देखिए अब पढ़ेंगे अपन इसको, ठीक है ना। एन इंक्रीज इन पोर प्रेशर एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एन इंक्रीज इन पोर प्रेशर एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ये आपको पूरा मैंने एग्जांपल से बताया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 64 हो गया, एन इंक्रीज इन पोर प्रेशर एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर ये था 64, अगला 65, क्वेश्चन नंबर 65, फाउंडेशन सॉइल एट द टॉप ऑफ डैम हैज void ratio 0.62, G 2.62, assuming factor of safety of 5, the permissible exit gradient। तो भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिंपल क्रिटिकल ग्रेडियंट निकालो और उसमें भाग लगा दो, ठीक है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाई परमिसिबल जो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल ग्रेडियंट बटे में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देना, तो क्रिटिकल तो आपका G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप डिवाइड कर देना, तो G माइनस अपॉन 1 प्लस ई से 2.62 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.62 से तो आया 1, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 5, तो 1/5, 1/5 से आ गया 0.2, 1/5 से आ गया 0.2, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो ये आपके पास जवाब आ चुका है 0.2, क्वेश्चन 65 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन 66 क्या कह रहा है क्वेश्चन 66, if a soil has ever been subjected to a pressure excess of its present overburden pressure, the soil is said to be, भैया अगर पास्ट में प्रेजेंट की तुलना में अधिक प्रेशर पर रही है
तो उसको प्री कंसोलिडेटेड या ओवर कंसोलिडेटेड बोलते हैं, उसको प्री कंसोलिडेटेड या ओवर कंसोलिडेटेड बोलते हैं, अगर पास्ट में प्रेजेंट की तुलना में अधिक प्रेशर पे रही हो। और अगर प्रेजेंट अधिकतम है तो वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड हो गई। और अभी जो लोड लगा हुआ है उस पर इक्विलिब्रियम प्राप्त ही नहीं हुआ है तो वो अंडर कंसोलिडेटेड कहलाती है। तो जवाब आ जाएगा प्री कंसोलिडेटेड, जो पूछा हुआ है उस क्वेश्चन का। तो जवाब आ जाएगा प्री कंसोलिडेटेड, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका। क्वेश्चन नंबर 67, एज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई इंक्रीजेस कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, फाई बढ़ाओगे तो साइन फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ाओगे तो साइन फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ाओगे तो साइन फाई बढ़ेगा। और कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर जो है केपी वो है 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई, 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। तो भाई ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप देखो यहां पर तो जुड़ करके बढ़ रहा है और नीचे ये घट करके बढ़ रहा है, यानी यहां पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल जो रेशियो है वो बढ़ेगा, ओवरऑल जो है वो बढ़ेगा। ऊपर तो ये प्लस में है भाई, ऊपर ये प्लस में और नीचे ये माइनस में है। तो यहाँ पे प्लस में, ऊपर तो प्लस में बढ़ रहा है, नीचे माइनस में ये बढ़ रहा है, तो ये इसका मतलब 1 माइनस जो वैल्यू आएगी वो कम हो जाएगी और ये 1 प्लस वैल्यू आएगी वो बढ़ जाएगी। तो ये वैल्यू बटे में ये वैल्यू जो आएगा आपका इंक्रीज होगा। तो जवाब आ गया इंक्रीजेस। थिक्सोट्रॉपी ऑफ सॉइल रेफर्स टू, भैया थिक्सोट्रॉपी क्या है, ठीक है ना, गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर इट वाज रिमाउल्डेड। भैया थिक्सोट्रॉपी जो होती है जब अपन सॉइल को रिमाउल्ड करते हैं, ठीक है ना, जब अपन सॉइल को रिमाउल्ड करते हैं सेम वाटर कंटेंट पर, तो समय के साथ जो दोबारा वो बॉन्ड बनाती है, खासकर कौन सी सॉइल की बात चल रही है, क्लेई सॉइल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है ना, तो वो आपका जो कहलाती है, वो प्रॉपर्टी जो कहलाती है वो कहलाती है थिक्सोट्रॉपी, जो समय के साथ रीगेनिंग है स्ट्रेंथ की, वो क्या कहलाती है, थिक्सोट्रॉपी। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 69, a soil specimen having phi equal to 8 degree, then the angle which failure plane make with the minor principal plane, ठीक है ना, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है भैया। देखो माइनर प्रिंसिपल प्लेन से क्या एंगल आता है और मेजर प्रिंसिपल प्लेन से क्या एंगल आता है। तो मेजर से तो आता है 45 डिग्री प्लस 5/2, ये तो आता है मेजर से, फेल्योर प्लेन का जो एंगल आता है मेजर से। और ये 45 डिग्री माइनस 5/2 आता है माइनर से, 45 डिग्री माइनस 5/2 आता है माइनर से। तो ये आपको माइनर से ही पूछा है। तो 45 माइनस 8/2 यानी 45 माइनस 4, 45 माइनस 4 जो हो गया ये 41 हो गया, ये आता है माइनर से, ठीक है भैया। आपके जो जिस ऐप में आपका जो टेस्ट सीरीज है उसी में ही सॉल्यूशन अब लगातार डालने के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ वीडियो सॉल्यूशन, कुछ आपके जो है हैंड रिटन सॉल्यूशन आपके डाले जाएंगे। तो आपका जो है अभी ये स्टार्ट हो चुका है। और जो टेस्ट नंबर 10 और 11 12 जो ये है, ये थोड़ा सा 1-2 दिन 9 10 लेट हो गए हैं, तो आपका वो जो है वो भी अपडेट हो जाएंगे।